चलिए हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जो फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग एक नज़र में देखेंगे आकार और स्थिति के बारे में। आकार और स्थिति के बारे में ध्यान दीजिए। चलिए मान लीजिए ये जो है देख रहे हैं आप लोग, ये है भारत, ठीक है। तो ये भारत है, ये है हम लोग का देश भारत। प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल में बात किया जाए कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है, तो कहिएगा 7 नंबर पर। इससे यानी 1 नंबर पर कौन आता है? 1 नंबर पर आता है देश रूस। 2 नंबर पर कौन आता है, तो कहिएगा कनाडा। 3 नंबर पर USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 नंबर पर चीन। 5 नंबर पर ब्राजील। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पर भारत और 8 नंबर पर अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7 नंबर पर स्थित है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। पहला जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर कौन है? चीन। और चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या के। हालांकि पूरे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, भारत की स्थिति कितना है? 7वां। अगर भूमि की बात किया जाए, टोटल मान लीजिए पूरे विश्व में 100% भूमि है, तो भारत के पास कितना प्रतिशत भूमि होगा? तो कहिएगा 2.4%। भूमि कितना है? 2.4%। लेकिन अगर मान लीजिए पूरे देश में 100 व्यक्ति हैं, तो 100 व्यक्ति में भारत के पास कितना व्यक्ति है? तो कहिएगा 17.5%। भले क्षेत्रफल में कम है, एरिया कम है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा होने का कारण क्या है? ज़्यादा होने का कारण क्या है? ज़्यादा होने के कारण इसलिए है, जलवायु अच्छा है यहाँ का, कह सकती है। यहाँ का जो मौसम रहता है ठंडा और गर्म दोनों तरह का रहता है। यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पर समतल मैदान अधिक देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। रूस जनसंख्या में आ जाएगा 4-5वां स्थान पर हो जाएगा, उसका जनसंख्या कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखे थे, इसके जस्ट आगे ये कैसे भागेगा? चलिए देखिए, हाँ बोलिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, अभी नहीं आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ से अब हम लोग देखेंगे भारत की आकार और स्थिति के बारे में हम लोग देख लिए। यहाँ से बताए थे आप लोगों को, भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा खींची गई है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको कौन रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कहिएगा 8 राज्य से। 8 राज्य को याद करना मुश्किल होगा, इसलिए याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, यहाँ से याद हो जाएगा आप लोगों को। मी से क्या हो जाएगा? तो कहिएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम।
ती से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। अब प से कहिएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। और ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जो खींची गई है, इस कर्क रेखा में भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8। लेकिन इसमें भी बताए थे आप लोगों को कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन गो राजधानी है? तो 3 गो है। कौन कौन है? एगो राजस्थान यानी कहाँ पड़ता है? जयपुर। उसके बाद से त्रिपुरा यानी कहाँ पड़ता है? अगरतला। और मिजोरम यानी कहाँ पड़ता है? आइजोल। और यह जो देख रहे हैं आप लोग, ये कौन चीज है? ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के क्या है? राज्य है। चलिए ठीक है। हेडिंग दीजिए तो अगला टॉपिक हेडिंग दीजिए तो चीन। भारत के लिखिएगा पड़ोसी देश। हेडिंग दीजिए भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश। हेडिंग दीजिए भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश। तो देखिए इधर हाँ, अब 1 नंबर लिख लीजिए, चीन लिख लीजिए। सिल्वर सही है, पहले बांग्लादेश लिखिए। भारत के पड़ोसी देश में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो देखते हैं आप लोग, इस देश का नाम कौन सा है? बांग्लादेश। अच्छा ये बताइए, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताए थे पहले क्लास में, पिछले क्लास में, भारत के सीमा से सटे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? अच्छा कौन कौन सा देश है जो भारत के सीमा से सटल है? तो आप लोग को बताए थे, एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में भुआ भुआ भी कर सकते हैं, चाहे बचपन में होता है बीए पास कितना होता है ना। चलिए ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। प से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और च से क्या हो जाएगा? चीन। न से क्या हो जाएगा? नेपाल। और म से क्या हो जाएगा? म्यांमार। अब भ से क्या हो जाएगा? भूटान। और अ से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो भारत से सीमा लगाने वाले अगर देश की बात किया जाए तो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, उसके बाद से पाकिस्तान, उसके बाद से चीन, उसके बाद से नेपाल, उसके बाद से म्यांमार, उसके बाद से भूटान, और सबसे अंतिम में है अफगानिस्तान। अब देखिए यह जो ट्रिक जो आप लोग देख रहे हैं, इस ट्रिक से फायदा ये है ना कि अवरोही क्रम में चाहे आरोही क्रम में देश सजाने के लिए, जैसे पूछेगा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश 1 नंबर में। 2 नंबर में कौन सा है? पाकिस्तान। 3 नंबर में कौन सा है? चीन। 4 नंबर में कौन सा है? नेपाल। 5 में कौन सा है? म्यांमार। 6 में कौन सा है? और 7 में कौन सा है? अफगानिस्तान। यानी भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या 7 है, जो स्थलीय से होकर भारत का सीमा क्या करती है? टच करती है। इस स्थलीय सीमा से हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। हेडिंग दीजिए बांग्लादेश। हेडिंग दे दिए हेलो। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ?
1947 में। अब देखिए यही न है पाकिस्तान, और यहाँ से पाकिस्तान है। ये जो आप लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, ये पाकिस्तान एक साथ विभाजन हुआ तो एक तरफ बना पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ बना पूर्वी पाकिस्तान। यानी जो आज जो आप लोग देख रही हैं जो बांग्लादेश, उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत के साथ सीमा, सबसे अधिक लंबी सीमा लगाने से लगने वाला देश कौन सा है तो कहिएगा बांग्लादेश है। यह सीमा कितना लगाता है? लगभग 4096 किलोमीटर, यानी इसकी इतना लंबी सीमा है। ठीक है। और देखिए 1971 ईस्वी का आप लोग नाम सुने होइएगा। उस समय एक विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह के कारण बांग्लादेश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ और यहाँ पे आज़ाद हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आज़ाद हुआ और यहाँ से जो बांग्लादेश के साथ और जो भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? कोई बताइएगा। भारत और, जैसे कि आप लोग सुने होइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा। उसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच तो कोई सीमा रेखा होगा, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा का नाम क्या है तो कहिएगा शून्य रेखा। क्या नाम है? शून्य रेखा। क्वेश्चन पूछेगा शून्य रेखा किन दो देश को अलग करती है तो क्या कहिएगा? भारत और बांग्लादेश। हालांकि ये जो शून्य रेखा देख रहे हैं, भारत की एक राजधानी है त्रिपुरा। भारत का एक राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इसलिए उसको बोलते हैं शून्य रेखा। और यहीं से हम लोग कहते हैं भारत बांग्लादेश भी और भारत के बीच भी जो रेखा है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं शून्य रेखा। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था तो कहिएगा पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहिएगा? पूर्वी पाकिस्तान। इस स्वतंत्र बांग्लादेश के वास्तविक रूप में कब आया तो कहिएगा 1971। अच्छा, 1971 में जिस रूप में आया बांग्लादेश एक स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत में कौन प्रधानमंत्री थे तो कहिएगा इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी के शासनकाल में बांग्लादेश आजाद हुआ और बांग्लादेश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ठीक है। तो बांग्लादेश लिख लिए हैं लोग, उसमें डैश देकर लिखिए तो भारत से इसकी सीमा सबसे लंबी, लिखिए, भारत से इसकी सीमा सबसे लंबी भारत से इसकी सीमा सबसे लंबी 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है। हाँ, 96 किलोमीटर है। अगला पॉइंट लिखिएगा 1971 ईस्वी में आजाद हुआ। 1971 ईस्वी में आजाद हुआ। अगला पॉइंट भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा को बांग्लादेश और भारत के बीच के सीमा को रेड क्लिफ, भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ कहा जाता है। अगला पॉइंट, त्रिपुरा के साथ जब यह देश सीमा बनाती है, त्रिपुरा के साथ जब यह देश सीमा बनाती है तो उसे कौन रेखा कहते हैं?
शून्य रेखा कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट, त्रिपुरा राज्य की राजधानी, त्रिपुरा राज्य की राजधानी, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला बांग्लादेश के सीमा से, बांग्लादेश के सीमा से काफी नजदीक है, बांग्लादेश की सीमा से काफी नजदीक है, बांग्लादेश के सीमा से काफी क्या है, नजदीक है। काफी नजदीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, चीन। अगला पॉइंट लिखिए चीन। अगला पॉइंट लिखिए चीन। हो गया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं लोग, इस सबसे ये बड़ा देश जो देख रहे हैं ये चीन है, ठीक है। चीन के पहले यहाँ पर एक देश हुआ करता था जिसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत। अच्छा, जो है आप लोग जो देश देख रही हैं है यही देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। तो नेपाल के ऊपर में है तिब्बत और तिब्बत में के ऊपर में है चीन। ये जो चीन है, पहले क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो चीन के साथ अच्छा इनका दोस्ती चलता था, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्ती चलता था। लेकिन एक समय आया, तिब्बत के साथ इन्होंने एक समझौता किया जवाहरलाल नेहरू ने, और तिब्बत के साथ समझौता करके हस्ताक्षर हुआ और यहाँ पर इस रेखा का नाम बोला गया कि यह एक रेखा होगी जिसको हम लोग बोलेंगे मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। तो जब मैक मोहन रेखा यानी भारत और तिब्बत के बीच में था, लेकिन अचानक चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके और यहाँ का जो दलाई लामा थे उसको यहाँ पर शासन करके अपने कब्जा में मिला लिया और उनसे लिखा पढ़ी करा लिया, और यह बाद में चलकर आगे आने वाले समय में यह क्षेत्र चीन का हो गया। तो जब चीन का हो गया तो इसीलिए भारत और चीन के बीच अगर पूछेंगे कौन रेखा है तो क्या कहिएगा? मैक मोहन रेखा, ठीक है। दूसरी चीज, जब अटैक किया तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और चीन में चलता था कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐसा है लैंग्वेज कम्युनिस्ट पार्टी का कि वह कहते हैं लोग कि जो धर्म है वो धर्म कैसा है, धर्म जो है अफीम के समान है। आप लोग को इतिहास में पढ़े होइएगा, 9th क्लास की तरह पढ़े होइएगा, धर्म कैसा है? अफीम के समान है। और ये अफीम के समान किन्होंने मानते थे? कौन मानते थे? तो कहिएगा ये मानने वाले कम्युनिस्ट होते थे। और उसी तरह से चीन में किसका शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। लेकिन दोस्ती रहते हुए भी अचानक एक समय आया 1962, चीन ने डायरेक्ट हमला कर दिया भारत पर। हमला करके ये वाला क्षेत्र अपने कब्जा में मिला लिया, और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा जो अक्साई चीन है ये किसका भाग है? तो है अभी भी, हालांकि हम लोग जब चित्र बनाते हैं तो इसको भी अपने साथ मिला लेते हैं, ऐसा नहीं चित्र बनाते हैं हम लोग।
तो ई वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ई है अक्साई चीन, और इधर से ई वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग ई है एलओसी, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। और ये है अक्साई चीन। इस पर किसका कब्जा है? चीन का। इस पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। हालांकि अभी फिगर हम लोग पूरा बनाते हैं कि हम लोग का है, जमीन मान लीजिए आपका है, जो तो कोई और रहा है, मान लीजिए, अच्छा ठीक है। तो इसी वजह से अभी भी हम लोग जो चित्र बनाते हैं चाहे नक्शा बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ना ये अपना जमीन है, समय आएगा तो कभी उससे हम लोग क्या करेंगे, लड़ झगड़ के छीन लेंगे। तो चलिए चीन के बारे में कुछ लिखिए तो 2-4 पॉइंट चीन के बारे में। मैकमोहन रेखा, चीन हेडिंग दे दीजिए अब चीन। चीन हेडिंग दे के लिखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला पॉइंट, चीन देश ने तिब्बत पर अटैक करके, चीन देश ने तिब्बत पर अटैक करके उस पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट, तिब्बत में बौद्ध धर्म के हेड, तिब्बत में बौद्ध धर्म के हेड, बौद्ध धर्म के हेड दलाई लामा, दलाई लामा, दलाई लामा जान बचाकर, जान बचाकर जान बचाकर भारत में आकर शरण ले लिए, भारत में आकर शरण ले लिए, शरण ले लिए, शरण ले लिए। अगला पॉइंट, 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और भारत के कुछ क्षेत्र को मिलाया, और भारत के कुछ क्षेत्र को अपने अधीन किया, अपने अधीन किया, और उसे किया और उसे अक्साई चीन नाम दिया, अक्साई चीन नाम दिया। हाँ, अक्साई चीन नाम दिया, अक्साई चीन नाम दिया। हो गया। चलिए अब हेडिंग दीजिए पाकिस्तान। हेडिंग दीजिएगा पाकिस्तान।
चलिए ध्यान दीजिए, अब हेडिंग क्या दिया है लो, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बढ़िया समझिए। देखिए ये जो आप लोग पाकिस्तान देख रहे हैं यही है पाकिस्तान। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान यहाँ पे था एक देश जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पर एक देश था जिसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार। यह सब पहले भारत का देश हुआ करता था, ये सब भारत के साथ एक कंबाइंड रूप से था। हाँ, यह म्यांमार है। यहाँ से देखें हम लोग कि म्यांमार बहुत पहले अलग हो गया था। एक अधिनियम आया था 1935 और 35 के तहत 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत था। उसी सिलसिला में देखिए पाकिस्तान भी 1947 में जब अलग हो गया भारत से, तो इनके रेखा का नाम दिया गया कि यहाँ से जो रेखा खींच जाएगी यही भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रेखा कहलाएगा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो क्या कहिएगा, ये जो रेखा देख रहे हैं आप लोग, इसी रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन जब यहाँ पर देखें हम लोग, जब यहाँ पर इधर भी पश्चिमी पूर्वी ये पाकिस्तान था और यह था पश्चिमी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत में किसका शासन था, तो अंग्रेज का। और अंग्रेज का शासन था भारत में लगभग 500 से अधिक छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। और इन सब राज्यों को वो अनुमति दिया था अंग्रेज कि जिसको जिसको भारत में रहना है वो भारत के साथ दोस्ती कर ले, जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ले। इसी सिलसिला में आप लोग सुने होइएगा, यहाँ पर एक राज्य है जिस राज्य को हम लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक राज्य है जिस राज्य को हम लोग बोलते हैं जूनागढ़। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एगो था हैदराबाद। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये चाह रहा था मिलने के लिए, ये दोनों चाह रहा था मिलने के लिए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये जो कश्मीर देख रही है 1846 ईस्वी में जब सिख संप्रदाय आप लोग को पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाइए रहे हैं, उसमें देखिएगा एक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा। और उस युद्ध में सिख धर्म के जो हेड होंगे उनका नाम होगा दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह। और राजा दिलीप सिंह जब अंग्रेज से हार जाते हैं तो हारने के बाद उनके खजाना में बचता है 50 लाख रुपया, लेकिन अंग्रेज ने उन पर ले भी लादा 1.5 करोड़ रुपये का। तो 50,000 रुपया तो दे दिए, लेकिन 1 करोड़ रुपया के लिए उन्होंने दिलीप सिंह ने कश्मीर को बेच दिया। ये बेचा कब गया था, 1846 में। किसने बेचा था, राजा दिलीप सिंह ने। किनके हाथे बेचा था, तो एक राजा थे यहाँ के जिनका नाम था नरसिंह। यहाँ का जो राजा थे उनका नाम था नरसिंह, ठीक है। इन्हीं के हाथों में एक करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया, किनको, दिलीप सिंह को। और दिलीप सिंह ने कश्मीर किनको दे दिया, उनके। इन्हीं के वंशज से चले आ रहे हैं जिनका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है, हरि सिंह। और हरि सिंह से जब पूछा गया कि आप किन के साथ मिलिएगा, पाकिस्तान के साथ मिलिएगा कि भारत के साथ मिलिएगा, तो इन्होंने बोले नहीं, हम तो राजा हिले हैं, हम अभी स्वतंत्र रहेंगे। यहाँ पर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप लोग नाम सुने होइएगा, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे यहाँ पर जनमत संग्रह कराया, वोटिंग कराया कि कितने लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं और कितने लोग चाहते हैं कि भारत के साथ आए। तो ऐसा ही करते करते यहाँ पर जो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। उसी तरह से जब यहाँ पर देखें हम लोग क्या हुआ, उसी तरह से देखें यहाँ जो हैदराबाद है, हैदराबाद में भी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया गया। यहाँ के जो हैदराबाद के जो निजाम थे, ये निजाम भी भाग कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान। इसी समय पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके यहाँ पर कुछ क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। और इसी अधीन क्षेत्र को, ठीक है, अधीन कर लिया। इस समय जो हरि सिंह जो थे, जो कहते थे हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र राजा रहेंगे, कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के, इसी समय आकर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भेंट किए और बोले कि आप हमको कुछ सेना दीजिए,
नहीं तो पाकिस्तान आपका क्षेत्र कुछ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ से बोले, यह बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि यहाँ पर हमको साइन कीजिए कि आज के बाद आप हमारे अंदर रहिएगा। तो इन्होंने तब जाकर साइन किया है हरि सिंह ने। तो क्वेश्चन पूछिएगा, कश्मीर का कौन सा राजा जवाहरलाल नेहरू के साथ समझौता करके कश्मीर को भारत का अंग बनाया? तो कहिएगा हरि सिंह। और किसने जो थे, कौन राजा 1846 में कश्मीर को बेच दिए थे? तो राजा दिलीप सिंह। किनसे बेचे थे? नरसिंह से बेचे थे। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पर जब ये अधिकार कर लिया तो यहाँ से कुछ क्षेत्र अपने अंदर ले लिया। तो उस समय भारत अभी तुरंत आजाद हुआ था। उस समय अभी आप लोग सुने होइएगा सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो उसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1939 से लेके 1945 तक, यानी तुरंत अभी सेकेंड वर्ल्ड वार बीता था। सारा देश मतलब थी घटम गया था। इसी की वजह से जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे। एक संघ बना था संयुक्त राज्य संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला गया। ठीक है, मामला गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब जवाहरलाल नेहरू बोले कि ये बताइए, अभिन्न अभिन्न हम लोग देख रहे हैं कि सारा सिस्टम, सारा देश जो है कि घाटा में चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार खराब हुआ है, तब तक कि पाकिस्तान गलती करके हम पर आक्रमण कर दिया है, कहाँ तक उचित है? तो ये बोले, पाकिस्तान बोला कि आपका क्या विचार है? तो ये बताइए, जब हैदराबाद और जूनागढ़ हमसे मिलने के लिए बेचैन थे, तब भारत ने क्या किया कि यहाँ पे अटैक करके वो अपने हिसाब से मिला लिया। इसी के सिलसिला में यहाँ पर जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र। तो क्वेश्चन पूछेगा पाक अधिकृत क्षेत्र किसके हवाले है, चाहे उस पर किसका अधिकार है? तो क्या कहिएगा? पाकिस्तान का। इधर से गायब कौन किया है? चीन। अक्साई चीन भाग है चीन का, LOC भाग है पाकिस्तान का। और ये बताइए, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर को कौन राजा ने? हरि सिंह क्या किए? भारत का अंग बना लिए। लिखिए तो 2 लाइन। अभी है सुनो, लिखिए। Destrument of accession, destrument of accession of accession 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा दस्तखत किए गए। हरि सिंह द्वारा दस्तखत किए गए संधि पत्र के तहत कश्मीर भारत का अंग बना। अगला पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण
रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में, 1947 में किया गया, 1947 में किया गया। अगला हेडिंग दीजिए तो अगला हेडिंग दीजिए नेपाल, हेडिंग दीजिएगा नेपाल। चलिए देखिए, ये है जो आप लोग देख रहे हैं, यही है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल के साथ क्या हुआ, नेपाल में जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, नेपाल में जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गोरखा। क्या कहा जाता है? गोरखा। गोरखा लोगों ने भी उस समय सोच रखा था, जिस समय भारत अंग्रेजों के चंगुल में था, उस समय गोरखा लोग भी ऊपर से आक्रमण कर रहा था भारत पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, इसी के तहत अंग्रेज और गोरखा लोगों के बीच एक संधि हो रही है 1816 ईस्वी में। उस संधि का नाम क्या है? तो कहिएगा सुगौली की संधि। कौन संधि है? सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि के तहत यह निर्धारण किया गया कि यहाँ पर सीमा पड़ता है, एक नदी है जिस नदी को हम लोग बोलते हैं काली नदी। कौन नदी है? काली। और यहाँ पर एक नदी है जिस नदी को हम लोग बोलते हैं मेची नदी। कौन नदी? मेची नदी। 1816 के सुगौली के संधि के तहत यह निर्णय लिया गया कि नेपाल का क्षेत्र काली नदी से लेके मेची नदी के बीच स्थित है, और तब तक के लिए इधर उन लोगों को आने जाने पर क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने आगे चल के, अभी आपको घूमने जाना हो नेपाल तो आपको कहीं वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, ये खुला है। ठीक है, इनसे उतना डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, इन पर इन पर जो है इंग्लैंड ने भी अधिकार नहीं किया। कारण ये है कि नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, और जब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ से कुछ उतना फायदा नहीं मिल सकता है। इसी की वजह से उसको भी स्वतंत्र छोड़ दिया। कौन? इंग्लैंड ने। इसीलिए तो क्वेश्चन इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस संधि के तहत नेपाल की सीमा काली नदी से मेची नदी तक के बीच किया गया? तो क्या कहिएगा? सुगौली की संधि के तहत। और सुगौली की संधि कब हुआ? तो कहिएगा 1816 में। इतना इसका इतिहास ऐसा कुछ नहीं है, लिखिए तीज में। नेपाल में छोटे नाटे कद वाले व्यक्ति को, हाँ नेपाल हेडिंग देखे, नेपाल में छोटे नाटे कद वाले व्यक्ति को गोरखा कहते थे। गोरखा कहते थे। गोरखा कहते थे। गोरखा कहते थे। इन लोगों ने प्रारंभ में भारत के कई राज्य जैसे उत्तराखंड, बिहार, यूपी पर कब्जा करना चाह रहे थे। यूपी पर कब्जा करना चाह रहे थे। अगला पॉइंट, 1816 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच
सीमा सुगौली संधि द्वारा तय किया गया। सुगौली संधि द्वारा तय किया गया। सुगौली संधि द्वारा तय किया गया। तय किया गया। तय किया गया। अगला पॉइंट, नेपाल का विस्तार काली नदी से, नेपाल का विस्तार, नेपाल का विस्तार काली नदी से मेची नदी के बीच, काली नदी से मेची नदी के बीच तय किया गया। काली नदी से मेची नदी के बीच तय किया गया। तय किया गया। हो गया। कौन को देख लिए? 3-4 को देख लिए हम लोग, 4 को देख लिए। चलिए ठीक है, इसको रिवाइज करके आइएगा।